Okay, so today my topic is what is responsibility accounting and what are the feature of responsibility accounting. उत्तरदायित्व लेखांकन क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आज हम करेंगे इस वीडियो में। आपके टोटल 10 फीचर्स है। अगर इस वीडियो में पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम जो हमारे बाकी रिस्ट पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आपको नाम से ही तय हो रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल हो, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कॉस्ट को लेकर, ठीक है, जिसमें कॉस्ट कंट्रोल को लेकर किसी भी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है, जिसका उत्तरदायित्व होता है कॉस्ट कंट्रोल में लेकर, वही उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो भी वेरिएंस आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो उसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन का होगा, ठीक है। यही पूरा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में किया जाता है। जैसे जो भी कॉस्ट रेवेन्यू लगते हैं, ठीक है, जो भी हमारा प्लान डेटा है और जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनते हैं। जैसे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट लोगों को हम कंट्रोल का काम देते हैं, और जो कंट्रोल का काम लेगा वो ही उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कोई रिपोर्ट करने की, चाहे वो वेरिएंस आए, चाहे जो भी वेरिएंस में भी प्रॉफिट में भी जा सकता है और लॉस में भी जा सकता है। तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम। RW शाल्टके और HG जॉनसन ने लिखा था ये। इसमें कुछ उन्होंने खास नहीं बताया, जस्ट बताया कि इट्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ ही रहा है तो हमें नाम से ही तय है कि क्या है, ये अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कॉस्ट और रेवेन्यू को लेते हैं और उसको रिपोर्ट बना के देते हैं एंड रिपोर्टेड टू मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर्स कंट्रोल ओवर दीज कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और जो भी मतलब आपका कॉस्ट और रेवेन्यू का जो कंट्रोल के बेस पर जो भी रिपोर्ट बनाया जाता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो मैनेजर को दिया जाता है इसमें। एंड द मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम दैट टाइज बजटिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टू अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करती हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस जो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है और जो आपकी बजटिंग रिपोर्टिंग है, उसको हम करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। मींस मोटा मोटा ये है कि जो आपका बजट सेशन बनाया है और जो आपकी उसी अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हुई है, उसमें हमें कॉम्बिनेशन लेके आना, ठीक है। उसी के जो भी उसका रिलेटिव पर्सन होता है, जो रिपोर्ट हम सौंपते हैं अपने सुपीरियर को, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। मेनली अभी हम आगे जो दो ही चीज़ों की चर्चा करेंगे, एक कॉस्ट रेवेन्यू की और एक बजटिंग और परफॉर्मेंस की, ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। कॉस्ट एंड रेवेन्यू मीन्स लागत एवं आगम। इसमें आपको कई बुक में इनपुट और आउटपुट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि मतलब आप इनपुट को कॉस्ट मानिएगा और आउटपुट को रेवेन्यूज मानिएगा। कॉस्ट, पहले रेवेन्यू की डिस्कशन करते हैं। जो भी मान लीजिए कि जैसे हमने लेबर आर गिना है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो भी टाइप का नेचर है, उसमें जो भी मटेरियल यूज़ होता है, उसको जब हम मॉनेटरी फॉर्म में लिख देते हैं तो वो रेवेन्यू बन जाता है, ठीक है। और कॉस्ट किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। मे बी वो कोई हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, ठीक है, इसमें वो सारी। तो इन दोनों का काम क्या है इधर, तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट होता है वो कॉस्ट और रेवेन्यू पर क्या होता है, डिपेंड होता है। क्योंकि यहीं से उनको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा कि जो हमने बजटेड डाटा था वो रियल डाटा के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लान्ड एंड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और यूज़ ऑफ बजटिंग। मैंने आपको बताया था बजटिंग हमें बार बार मिलेगा, तो मेनली इसमें काम होता है बजटिंग का, यानी हमें बजट डेटा चाहिए होता है। जो हमारा प्लान है वो डेटा भी, और जो रियल डेटा होता है, जो रियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होती है उसकी भी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट की भी ज़रूरत होती है और एक्चुअल कॉस्ट की भी ज़रूरत होती है। और इसमें हम बजट के बेस पर ही किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें एडवर्टीज़मेंट में इस बार बजट नहीं मिला है, कि हमें इस बार इस साल कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं करनी है, पुरानी ऐड को ही रिपीट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब न्यू एजेंसी ऐड एजेंसी को बताएंगे इन्हें रिपोर्ट न्यू ऐड बनाने के लिए। तो ये सारा काम होता है बजट पे, मैंने आपको बताया। उसके बाद सेल का बताया, अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, सॉरी, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल और परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सारा काम बजट का ही होता है। जितना हमें बजट मिलेगा उसी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज उत्तरदायित्व केंद्रों की पहचान, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई छोटा बिजनेस है, अगर मान लीजिए कोई किराना स्टोर है या कोई भी सुपर मॉल तो चलिए बड़ा हो जाएगा, कोई भी छोटी सी दुकान है जहाँ एक ही ऑनर क्या है, सारी भूमिकाएं निभा रहा है, सारे मतलब सेल भी देख रहा है, परचेज भी देख रहा है। ठीक है, जो भी आप मान लीजिए कोई आप ही की एक छोटी सी दुकान है या एक मॉल है, ठीक है, या कोई बुक शॉप है, वहाँ आप लोग क्या करते हैं, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं बनाते। बट वहीं अगर कोई दूसरे, अगर हम कंपनी की बात करें, सुपर मॉल्स की बात करें, तो वो एक अच्छा इफेक्टिव करने के लिए, एक व्यवसाय में प्रभावी नियंत्रण बनाने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट क्या बनाती है, सेगमेंट्स बनाती है, मतलब विभाग बनाती है, डिविजन्स बनाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती है, और इन्हीं डिपार्टमेंट्स को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बुलाते हैं। मतलब एक छोटा सा ग्रुप, जो उसमें एक पर्सन हेड होता है, जो कि उस ग्रुप का क्या होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेता है, जिससे काम क्या हो सके, इफ़ेक्टिव कंट्रोल हमारे बिजनेस में चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है। मतलब संगठन ढांचा और दायित्व लेखांकन में क्या क्या आपसी संबंध है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो जनरल मैनेजर होता है बिजनेस का। उसके बाद डिविजनल मैनेजर्स बने होते हैं, जिसमें फिर मार्केटिंग मैनेजर्स आ जाता है, प्रोडक्शन मैनेजर आ जाता है, फिर प्रोडक्शन मैनेजर में मेन लाइन, असेंबली, मेंटेनेंस, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स। ठीक है, मतलब एक बहुत लंबा चार्ट है। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वहाँ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनेगा, वहाँ से इन्वेस्टमेंट सेंटर बनेगा। मतलब जो मेन, जो हेड टॉप मैनेजमेंट होती है, वो क्या देखती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ का काम देखती है, इन्वेस्टमेंट देखती है, कहाँ से करना है। उसके बाद जो डिविजनल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके बाद जो डिविजनल मैनेजर्स होते हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये क्या करते हैं, जो भी गोल मिला है कंपनी का वो पूरा करते हैं। मतलब क्या, इनको क्या हम बुला सकते हैं, प्रॉफिट सेंटर्स बुला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर्स को संभालते हैं। तो मतलब देख लीजिए, दोनों में बिल्कुल रिलेशनशिप है। चीफ जो हमारा मैनेजर होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर हो जाता है। उसके बाद जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स है, और जो मार्केटिंग मैनेजर है और जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर्स को देखते हैं और प्रॉफिट सेंटर्स को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद चलता रहता है। मतलब रिलेशनशिप तो है, इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप है, प्रॉफिट रिलेशनशिप है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज assigning cost to individuals and limiting their efforts to control costs। व्यक्तियों के लिए लागत निर्दिष्ट करना और नियंत्रणीय लागतों के लिए उनके प्रयासों को सीमित करना। इस पॉइंट में क्या है, अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को बना लिया और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने पर्सन्स को देनी है। ठीक है, मतलब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब आ जाती है पर्सन्स की बात, इंडिविजुअल्स की बात। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंपनी में ये देखते हैं कि कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है। मतलब किन कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और किन कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
जिनको मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, और किसी कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब किसी पर्सन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, उसी पर्सन को हम वो काम सौंपते हैं। यदि कोई काम किसी पर्सन द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो हम उसको अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। ये नहीं कि वो नेचर में ही अनकंट्रोलेबल है, वो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अनकंट्रोलेबल होती है। तो इन दोनों के बेस पर हम जो अपने इंडिविजुअल्स होते हैं उनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। बहुत ही आसान है, हम असाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और उनकी लिमिटिंग देयर एफर्ट्स टू कंट्रोल्ड कॉस्ट। ठीक है, दो बात आप इसमें मेंशन करोगे, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए, स्किल कह लीजिए, किसी भी नेचर पे उनके डिपेंड करता है कि वो उसको कंट्रोल कर सकती है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हस्तांतरण मूल्यांकन नीति, ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े हमारे बिज़नेस होते हैं, यदि उसमें हमें बिज़नेस के अंदर ही किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अपने सर्विस और अपने गुड्स को चेंज करना है या देना है, ठीक है, तो वो किस प्राइसिंग में दे, ठीक है, वो आ जाता है कि जिससे ना तो हमारा ना तो हमारा लॉस हो और ना तो, क्योंकि ये आपकी ही कंपनी है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ट्रांसफ़र, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अब वो तो उस प्राइस पे नहीं बेचेंगे जिस पे उन कस्टमर को सेल करेंगे, तो उसके लिए हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी बना देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अपने ही जब कंपनी के सेगमेंट्स में हम चेंज कर रहे हैं तो किस प्राइसिंग पॉलिसी में करना है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, एक कंट्रोल डिवाइस है। क्यों किया जाता है? ताकि इफ़ेक्टिव बिजनेस में हमारा कंट्रोल हो सके, जितनी भी वेरिएंसेस आती है वो पता लगाया जा सके, और ये हमें टाइम टू टाइम रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स भी कहते हैं। हम बहुत टाइप्स के रिपोर्ट्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो और रिपोर्ट का फ्लो हमने भी पढ़ा कि मतलब लोअर टू टॉप टू लोअर, किसी भी वे में हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और लोअर लेवल को हमने पूरा डिटेल में देना है और अपर लेवल को पूरा मतलब पॉइंट टू पॉइंट देना है, बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म देना है, ठीक है। इसको परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग कह लीजिए। और रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि डायग्राम्स, चार्ट्स, इलस्ट्रेशंस, ग्राफ्स, टेबल्स, सब कुछ हमने बना के देना है, ठीक है। तो इसमें यही था। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, मतलब सहभागी प्रबंध। देखिए, इसको याद करने की बजाय आप नाम से देखिए, क्या है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव मतलब सहभागी। सहभागी मतलब जैसे आप और आपकी फ्रेंड्स है ना, कोई भी मान लीजिए मूवी का प्लान बनाना है तो दोनों मिलके प्लान बनाते हो। अगर मैंने प्लान बनाया भाई आज मूवी जाना, मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको डायरेक्टली उठा के ले गई, तो क्या होगा, आप लोगों को घर से भी डांट पड़ेगी और वैसे भी आप लोगों को मतलब हर्ट होगा कि अरे यार पहले बताना था, मैं और पैसे लेके आती। तो वही होता है पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट। इसमें ऐसे मतलब विचार विमर्श करके, पूरा डिस्कशन करके हम अपना बजट बनाते हैं। कोई भी अगर प्लान बनाना है, कुछ भी करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलके क्या करती है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करती है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, आपको पता होगा कोई भी बिजनेस में अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं। यानी कि कोई एक सेल डिपार्टमेंट है तो सिर्फ अलग ही डिपार्टमेंट है, वो किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स मिलते हैं, सब में कोई भी हम डिस्कशन करके कोई भी मतलब कोई प्लान बना सकते हैं, कोई बजट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस आपको पता होगा, एक्सेप्शन मतलब इसमें है कि जैसे जो हमारा टॉप मैनेजमेंट लेवल होता है, आपको जैसे मैंने बहुत बार पढ़ाया भी होगा, ये सॉरी बार बार स्लाइड्स बार बार आ जाती है, पता नहीं कैसे। तो हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो टॉप लेवल है उसको हम ज़्यादा रिपोर्ट्स ना भेजें कि भाई अगर कोई मान लीजिए कि शॉप पे लड़ने आ गया, अब फटाफट चले जाओ टॉप मैनेजमेंट के बाद, भाई देखिए क्या आ गया, बहुत सीरियस केस है, तब मीन्स बस मोटा मोटा इसका ये है कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं
आई थिंक मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, यस। तो आप 9th पॉइंट इसमें है, मेंशन कर लीजिए कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसमें एक पॉइंट है अपवाद द्वारा। हिंदी में मेंशन हो गया, इंग्लिश में मे भी रह गया होगा, सो सॉरी फॉर दैट। अपवाद द्वारा प्रबंध, इसमें बस हमने ये करना है कि टॉप मैनेजमेंट तक हमने सारी रिपोर्ट्स को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को नहीं भेजना, उनका काम जस्ट प्लानिंग का काम होता है। उसके बाद जो हमारे डिविजनल मैनेजर्स होते हैं वो हमारे प्रॉफिट सेंटर्स बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट सेंटर्स के जो हेड होते हैं, तो उनको बाकी का काम लेना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट लेवल तक ना तो पूरी फ्रीक्वेंसी में हमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जस्ट डिविजनल मैनेजर तक रखिए। उसके बाद बहुत एनुअल रिपोर्ट है, कोई क्वार्टरली रिपोर्ट है, उसको ही हम टॉप मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन का मानवीय पहलू। इसमें है कि जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो उत्तरदायित्व होता है, वो क्या होता है, एक पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, आपको कोई प्रेजेंटेशन बाई चांस एग्जांपल देनी पड़ रही, तो आपके ऊपर बोझ पड़ गया, ओ माय गॉड मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, पता नहीं मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल। तो लोग आजकल बिजनेस में क्या सोचते हैं कि उनको पनिशमेंट मिल गई है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट का काम मिलता है। तो इसका काम सिर्फ ये है कि हमें फीडबैक मिलता रहे लोगों से, जिससे हम जो भी करंट हमारे वेरिएंसेस है उसमें हम क्या कर सकें, सुधार ला सकें और उस पर काम कर सकें। तो इसको कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिविटी में ही लें, और इसका हम मतलब हम नेगेटिव वे ना बनाएं कि इसमें लोगों को पनिश नहीं किया जाता, उनसे हम सिर्फ फीडबैक चाहते हैं और कुछ नहीं। सो आज के 10 पॉइंट्स हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इनपुट्स और आउटपुट फर्स्ट पॉइंट था, उसके बाद यूज़ ऑफ बजट, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या रिलेशन है, फिर हमने कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स का देखा और उनके एफर्ट्स हैं उनको लिमिट किया, फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी पढ़ा, फिर परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, एंड देन लास्ट में पढ़ा ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आप इसको 2-3 बार सुनिए, पॉइंट्स याद कीजिए और अंदर का मटेरियल कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।